जा ही विधि रखे राम ताई विधि रही है। जी सर। जो भी टाइम चल रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो बेस्ट ही है। बचपन में मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था, जिसको हम गठियाबा बोलते हैं। उस परिवार से आए हैं कि भाई पैरों में जूते नहीं होते थे, एक जोड़ा पीटी शूज मिलते थे, वो जैसे खाकी सफ़ेद नहीं आते थे जो पहले। मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को है ना, ये मत सिखाओ कि आप इतने प्रोफेशनल बनो। बच्चों को सिखाओ कि हर काम से मोहब्बत करो, प्यार करो, तो उस काम को बेस्ट तरीके से करेंगे। सम्मान तो मिल रहा है अभी, बाकी स्पोर्ट्स को ही मिल रहा है, मगर क्या है कि क्रिकेट के मुकाबले थोड़ा कम है। फ्लाइट में होता हूँ तो मैं टॉयलेट में चला जाता हूँ, वहाँ खड़ा होकर डिप्स मारता हूँ, बाकी सोचेंगे पागल है भैया, ये सब है। रियलिटी शो तो मैंने ढेर सारे किए हैं। तो बिग बॉस मैंने किया जब मैंने घर खरीदा था। ये आज के दिन अगर ये बिग बॉस होता तो शायद आज के दिन में नहीं करता, टीआरपी के लिए की जाता। यहाँ पे मेकर कोई इंडियन देखते कि भाई किसका प्रोफाइल बन रहा है, किसका गिर रहा है, शो का स्तर क्या क्या, कुछ इनको सिर्फ टीआरपी चाहिए। वो सब मशीन बने हुए हैं कंप्यूटर की तरह, उसकी वो रोबोट की तरह। पायल जी से मिला था पहली बार आगरा मथुरा हाईवे पे। अच्छा। मैं कुछ लड़की आ रहा था आगरा से। आई लुक ओनली पॉजिटिविटी और अपॉर्चुनिटी इन पर्सन, इन एनीथिंग, और कहीं भी। हम जो पढ़ के आए हैं बड़ा डिफरेंट पढ़ लिख के आए हैं भैया। हम बहुत देसी आदमी, हम तो वो थे कि 33% आ गए तो भाई ऐसा लगता था कि आज जंग जीत ली। हाय, दिस इज मेघना तिवारी एंड यू गाइस आर वाचिंग मी ऑन इंस्टेंट बॉलीवुड। और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे से एक एक्टर, रेसलर मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ संग्राम सिंह के, जिनको आपने बिग बॉस में भी देखा होगा और इनकी रेसलिंग भी आपने ज़रूर देखी होगी। सर, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू मेघना जी, थैंक यू फॉर कमिंग। जी सर। और आपके साथ मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं आप, और इतने अच्छी जगह पे आप इंटरव्यू कर रहे हैं। नेचुरली सब कुछ आपको मिल रहा है, हवा भी अच्छी मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा हूँ, और जैसे आप देख रहे हैं कि काफ़ी पक्षियों की आवाज़ आ रही है। कौवा थोड़ा ज़्यादा साउंड करता है, बाकी थोड़ा डिफरेंट करते हैं, तो एक प्रोसेस है। जी सर। मेरा मानना ये है कि जो भी टाइम चल रहा है, वो कहते हैं ना कि जा ही विधि रखे राम ताई विधि रही है। जी सर। जो भी टाइम चल रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है ना, वो बेस्ट ही है, वो अच्छा ही है। सही बात है। और कभी जैसे अभी सन था, अभी सन थोड़ा कम हो गया है, फिर मून आएगा तो बारिश भी आ सकती है रात को। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही है, मौसम की तरह बदलती रहती है जी। और मज़ा भी उसी का है। सो मुंबई की वेदर की बात करूँ तो अभी बहुत बारिश हो रही थी कुछ दिनों से, और आपको कैसा मौसम पसंद है? देखो, हम सब नॉर्थ से आए हैं जी। तो नॉर्थ में तो बहुत गर्मी होती है, हाँ। एक्सट्रीम सर्दी होती है, थोड़ी सी बारिश होती है, और यहाँ का मौसम अलग है। वहाँ पे अगर थोड़ी बारिश होती थी तो उस दिन छुट्टी मार लेते थे कि भाई आज तो काम होगा नहीं, आज तो बारिश हो रही है। जी। अभी यहाँ पे आए हैं तो वहाँ पे जाते तो सोचते हैं कि भाई वो तो बारिश कुछ है ही नहीं, वो तो मतलब थोड़ी सी बूंदें गिरती हैं, बारिश तो ये होती है। तो वो इंसान सेट हो जाता है। मगर यहाँ पे पोल्यूशन कम है क्योंकि ये चारों साइड समुंदर है, तो जो कुछ होता है हवा से इधर निकल जाता है। वहाँ पे जैसे दिल्ली है, बाकी जगह है, वहाँ पे पोल्यूशन निकलने का सिस्टम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं। और पानी का सिस्टम यहाँ कितना कितना कमाल का है, कितना पानी होगा, आधे घंटे में सब कुछ चला जाएगा। वहाँ पे थोड़ी सी बारिश हो जाए, दिल्ली एनसीआर डूब जाता है। तो वो माहौल, वो एरिया अलग है, एरिया अलग है। सर, सबसे पहले बात करूँगी तो रेसलिंग, एक्टिंग, हर जगह आपने अपने आप को बेस्ट किया है, इंस्पिरेशन रहे हो, तो कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? देखिए क्या है कि बेस्ट तो नहीं, बाकी मैं क्या है कि आज भी सीख ही रहा हूँ। मैंने रेसलिंग की शुरुआत की थी, मेरा गांव पड़ता है हरियाणा जी में, रोहतक ज़िले में गांव पड़ता है मेरा। पहले छोटा गांव था, थोड़ा बड़ा हो गया है, मदीना गांव पड़ता, तो वहीं से मैंने शुरुआत की थी अपनी लाइफ की। तो मैं बचपन में, मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस हो गया था, जिसको हम गठियाबा बोलते हैं। और डॉक्टर के अनुसार ये 30-35 तरह का होता है, डिफरेंट उसमें। तो बाकी इस बच्चों की तरह मेरे भी सेम ड्रीम थे, सेम सपने थे, और हम एक बहुत उस परिवार से आए हैं कि भाई पैरों में जूते नहीं होते थे, एक जोड़ा पीटी शूज मिलते थे, वो जैसे खाकी सफ़ेद नहीं आते थे जो पहले। तो जब वो अनाज निकलता था ना, तब वो मिलते थे। फिर एक हमारा खाकी पजामा होता था, सफ़ेद कुर्ता होता था, हमारे स्कूल की ड्रेस वही होती थी। तो काफ़ी चीज़ें देखी, मगर वो टाइम ठीक था। क्या था कि तब मकान कच्चे थे, दिल पक्के थे। आजकल मकान पक्के हैं, दिल कच्चे हैं।
जी। तब एक छोटा सा कमरा होता था, मुझे याद है, उसमें हमारी गायें भी होती थी, मेरा भाई, मेरी माँ, मैं, उसी में हमारा एक चूल्हा होता था मिट्टी का, वो भी उसी में रहता था। कोई गेस्ट आ गया वो भी वही रहता था। मेरे फादर साहब आगे सीआरपीएफ में थे तो वो भी वही रहते थे, और हम खुश थे। आज बड़े बड़े घर हो गए हैं और वो कमरे भी ऐसे ही रहते हैं, मगर वो सुकून, वो शांति नहीं है जो पहले थी। सब मिस करते हो वो दिन जो आपने बिताए हैं हरियाणा में, दिल्ली में? मैं गांव में काफ़ी साल रहा, मैं 17-18 साल तक गांव में रहा। दिल्ली भी मैं 15 से 18 साल रहा, और यहाँ पे 12-13 साल हो गए। फिर घूमने जहाँ मौका मिलता, कहते हैं ना कि जो वो परमात्मा जहाँ जहाँ लेके जाता है वो उसकी मेहर है। और उसने सोचा कि भाई कहाँ लेके जाना है, क्या करना है। जब थोड़ी उम्र कम थी तो ये समझिए वो सोचते थे कि भाई हमें सब कुछ पता है। आप सबकी उम्र में अब पता चल रहा है कि भाई अब सोचते हैं कुछ पता ही नहीं। जो एज बढ़ रही है तो पता चल रहा है कुछ भी नहीं पता, भाई बेवकूफ़ हैं बहुत। जब 20s में थे, 30s में थे, तो पता चलता था कि भाई ये सारी चीज़ सही है। मगर हर चीज़ का, हर उम्र का, हर उसका अपना अपना शौक है और अपने अपने तरीके हैं। तो मैंने गांव में मिट्टी कुश्ती स्टार्ट किया था जी। और गांव में दंगल होते थे, जैसे दंगल तो आप समझते हो जो मिट्टी के होते हैं। तो एक मैंने कुश्ती देखने चला गया, पहलवान को दूध मिल रहा, घी मिल रहा, पैसे मिल रहे। मैंने सोचा काश यार मैं ही पहलवान होता। और मैं बीमार था, पतला था, तो सब मुझे चिढ़ाते थे। तो मेरा उसी में चलता था। वो बैठक होती थी गांव में, जो चौपाल होती है उसमें बात चलती थी कि वो लड़के ने कुश्ती लड़ी हैं। एक इज्जत का प्रतीक था, आज भी है। तो उससे मैंने शुरुआत की थी, और फिर धीरे 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 ये फलसफा आगे बढ़ता रहा। सब मजाक उड़ाते थे, अखाड़े में गया वहाँ मजाक उड़ाते थे, सब वो करते थे। तो मेरा मानना ये कि ज़िंदगी में जो आप काम कर रहे हो ना, उस पर आप लगे रहो ईमानदारी से, क्योंकि सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। और जो आज आप गाली दे रहे हैं ना, कल वही आपके लिए ताली बजाएंगे। जो आज आपकी बुराई कर रहे हैं, कहीं कल वही आपका प्रचार प्रसार करेंगे। बशर्ते आप हार मत मानो, लगे रहो। तो वहाँ से मैंने प्रयास किया था। मैं सबसे कमज़ोर होता था, मैंने अभी बताया भी थोड़ी देर पहले कि भाई उस अखाड़े में 300 बच्चे रेसलिंग करते थे, और 300 में से मैं सबसे कमज़ोर था। 2 नेशनल खेले, एक देश के लिए खेला मैं था। और मैंने अपना कैरियर शुरुआत किया था 1 रुपये कुश्ती लड़ने से, मेले में। वो मेले भरते थे, 1 रुपये में थोड़े गोलगप्पे खा लेते थे, एक भुट्टा आ जाता था, बाकी चीज़ रहती। तो मुझे याद है कि मेरे गांव के पास में मेला लगता था, ऐसे सावन में, इस महीने मेले लगते हैं। वो 1 रुपये कुश्ती लड़ा था और मैं पहली कुश्ती हार गया था। मेरे घुटने उठने बहुत मारे थे उसने से। और फिर पूरी रात मेरी माँ मुझे बोलती रही, मुश्किल से ठीक हुआ। और वो तवे पे रुई रख के और मुझे सेकती रही कि भाई एक दिन में तू बनेगा, दारा सिंह बनेगा, एक दिन में गामा बनेगा। ऐसी ऐसी बातें करती रही कि ये बनेगा। तो जो बड़े बड़े पहलवान थे, चाहे मास्टर चंदगी राम, दारा सिंह जी, तो इनके नाम लेती रही मैं। ठीक है भैया। तो 1 रुपये कुश्ती से कट्टू मौका मिल रहा है करोड़ों रुपये कुश्ती खेलने का, करोड़ों रुपये चीज़ें करने का। तो वो परमात्मा की मेहर है। मेरे से बहुत बड़े रेसलर थे, हैं और आएंगे, मगर मैंने इस खेल से मोहब्बत की। जब आप किसी चीज़ से, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को है ना, ये मत सिखाओ कि आप इतने प्रोफेशनल बनो। बच्चों को सिखाओ कि हर काम से मोहब्बत करो, प्यार करो, तो उस काम को बेस्ट तरीके से करेंगे। और देश को सरकार नहीं चला सकती, देश को संस्कार ही चला सकते हैं। बच्चों को वैल्यूज़ भी दो साथ में। तो वो मैं देख के आया। सर, आपकी मोहब्बत रेसलिंग 32 साल आपने इसको दिए हैं, और आज जब आप पीछे देखते हो खुद को तो कितना चेंज हो गया, क्योंकि रेसलिंग एक ऐसा है खेल जहाँ पे आज भी इंडिया में इसको उतना नहीं रिस्पेक्ट दी जाती है। तो क्या कहना चाहोगे इस पर? 32 साल में काफ़ी चेंज हो गया है। अब तो फिर इवन रेसलिंग सबसे बड़ा खेल है हमारे इंडिया में। सबसे ज़्यादा मेडल हमने इंडिविजुअली रेसलिंग में जीते ओलंपिक में। और फिर सलमान जी ने, आमिर जी ने फिल्में भी की रेसलिंग के ऊपर, दंगल की, सुल्तान की, और भी कई चीज़ें बनी। इवन लास्ट में मैंने एक रीजनल फिल्म की थी OTT पे, वो भी रेसलिंग पे थी जी। तो सम्मान तो मिल रहा है, अभी बाकी स्पोर्ट्स को ही मिल रहा है, मगर क्या है कि क्रिकेट के मुकाबले थोड़ा कम है। एग्जैक्टली। तो क्रिकेट क्या है कि हम जब से गुलाम थे ना,
हालांकि रेसलिंग भी चल रहा है, मगर वो तब अंग्रेज खेलते थे और हमारे वाले से शॉट मारते थे, हम उठा के देते थे उनको बॉल। वो हमारे खून में बैठा हुआ है, डीएनए में बैठा हुआ है। तो एक गांव में जो बिल्कुल अनपढ़ होगा ना, बिल्कुल जो कभी स्कूल नहीं गया होगा, जो मतलब स्कूली शिक्षा जिसने नहीं की होगी, वो भी आपको क्रिकेट की कमेंट्री बता देगा, ऑस्ट्रेलिया वाले की, इंग्लैंड वाले की, क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। तो उस गेम का पैशन, जुनून तो है। और फिर जब कपिल देव साहब ने वर्ल्ड कप जीता तो उसके बाद और बढ़ गया। फिर आगे आगे जैसे इतने महान खिलाड़ी आए, फिर सचिन तेंदुलकर साहब आए, फिर गावस्कर साहब थे, फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा, या अब और नए आए। तो मतलब क्या है कि हर चीज़ एक रहता कि जब वो जाता तो वो आता, वो जाता तो वो आता। तो बाकी रेसलिंग भी बहुत बड़ा बना, क्योंकि रेसलिंग में फिर मैंने देखा जो मेरे फेलो रेसलर्स थे, जैसे सुशील कुमार था, उसने मेडल जीता, योगेश्वर दत्त ने जीता, फिर बजरंग हमारे से छोटा होता था, बजरंग ने जीता, साक्षी ने जीता, इवन रवि ने जीता। तो मॉडर्न रेसलिंग में सबसे पहला मेडल इंडिविजुअली केडी जादव साहब ने जीता था कुश्ती में 1952 में। तो हुआ है, मतलब पहचान हुई है, मगर उतनी नहीं हुई है जितना क्रिकेट है या टेनिस है या बाकी स्पोर्ट्स हैं। आपको नहीं लगा कि आज की जनरेशन को भी रेसलिंग के बारे में जानने की ज़रूरत है? बिकॉज जैसे आपने मेंशन किया कि क्रिकेट के बारे में हर एक बच्चों को पता है, पर रेसलिंग के बारे में उतने बच्चों को नहीं पता है। देखिए, मॉडर्न रेसलिंग में सुशील कुमार एक ऐसा रेसलर था जिसने कुश्ती को वहाँ से ओलंपिक मेडल जीता, तब पहचान दिलाई जी। बाद में कुछ हुआ। मैं वो रेसलर था मॉडर्न में जो कुश्ती को अखाड़े से भी 5 स्टार पे लेके आया। मैं बिग बॉस करने लग गया, बाकी शो करने लग गया, या फिल्मों में आ गया, या बाकी चीज़ में आ गया, तो इंटरटेनमेंट में आ गया। तो मुझे लोग ये कहते थे कि ये वो रेसलर है कि जो बिग बॉस में आया था, डांस के शो में आया था, उस शो में आया था। उनको नहीं पता कि क्या मैंने किया, क्या नहीं किया। आज भी तकरीबन तकरीबन जो ले मैंने वही कहता है, ये अच्छा है, मैंने आपको देखा था, वहाँ देखा था, मैंने यहाँ देखा था, या मैंने उस शो में देखा था, तो या मैंने ये इंटरव्यू देखा था। मतलब जो एक आम पब्लिक है वो स्पोर्ट्स को क्रिकेट के अलावा बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, बाकी स्पोर्ट्स को, चाहे कोई भी बाकी स्पोर्ट्स है। अब ओलंपिक में हमने 6 मेडल जीते हैं। अब 6 के नाम मैं तो बता दूंगा, बाकी किसी को पता ही नहीं होगा जो स्पोर्ट्स से जुड़ा होगा 6 किसने जीते। तो देश का दुर्भाग्य कहो, या फिर जो हमारे जो फॉरवर्ड खिलाड़ी थे उस गेम के, उन्होंने भी मेडल जीते, बैठ के उतना प्रमोट नहीं किया, या फिर फेडरेशन कहो, या फिर जो कंपनी आ गई हैं वो कहो, इंडिपेंडेंटली कोई खिलाड़ी को पुश करना होता, बाकी चीज़ करना होता कर देती हैं, बाकी कुछ करती नहीं हैं। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, मगर अब सुधार आ रहा है, सरकार प्रमोट कर रही है, बाकी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में बाकी स्पोर्ट्स भी आएगा। जैसे नीरज देखो, इंडिपेंडेंट नीरज को सब जानने लग गए, पीवी सिंधु को जानने लग गए, इवन साइना ने मेडल जीता जब साइना नेहवाल ने, उसने उसको जानने लगे। तो बाकी स्पोर्ट्स की रिकग्नाइजेशन कम है। जैसे विजय कुमार ने, गगन नारंग ने उन्होंने जीता, वो लोग थोड़े से शेडो हो जाता है। तो मामला है, थोड़ा सा फर्क तो है। अगर मैं आपकी फिटनेस की बात करूँ तो खुद को आपने बहुत ही मेंटेन करके रखा है, तो ऐसा कौन सा डाइट आप करते हैं? अगर आपको फिट रहना है, आपको स्वस्थ रहना है, तो भैया शाकाहारी बन जाओ, वेजिटेरियन खाना खाओ। और मैं एक बात हमेशा एक टिप देता हूँ सबको, स्वस्थ रहने के लिए खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल और हंसना 4 गुना, आप हो गए फिट। और मैं पिछले 32 साल से हर रोज़ 3 से 4 घंटे वर्कआउट करता हूँ। और मैं 2 ही काम करता हूँ अपनी लाइफ में, वर्क या वर्कआउट। मैं बहुत यात्रा करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ। एक बार मैं फ्लाइट में होता हूँ तो मैं टॉयलेट में चला जाता हूँ, वहाँ खड़ा होकर डिप्स मारता हूँ। बाकी सोचेंगे पागल है भैया, ये सब है। एक बार मैं सैन फ्रांसिस्को जा रहा और 15-16 घंटे की फ़्लाइट थी। तो अब बिज़नेस क्लास में उसमें कुछ आदमी बैठे हुए थे, कई एक्टर्स भी बैठे हुए थे, कई और भी बैठे हुए थे। तो मेरा टाइम हुआ तो मैं चला गया और थोड़ा पसीना सा आया, तो कई मेरे से हंस रहे कि एक ने बोला कि मेरे पास स्टमक अपसेट की गोली है। मैंने कहा ठीक है भैया, आप दे दो, खा लेंगे इसको भी। तो मैं किसी से बहस करता नहीं ना, मैं उसमें पढ़ता हूँ, मैं बहुत आनंद में रहता हूँ, शांति से रहता हूँ, जाता हूँ। किसी ने बोला ठीक है भैया, अच्छी बात है। अब मेरे पास अगर प्याज है तो मैं आपको प्याज ही दूंगा, मेरे पास अगर सेब है तो सेब ही दूंगा। जो इंसान के पास होता है वो दे देता है। तो इसलिए मेरे पास है, ढेर सारी पॉजिटिविटी रहती है, मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूँ, खुश रहता हूँ। मुझे पता है कि भाई मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है, कुछ लेके जा नहीं सकते, यही छोड़ना सब कुछ।
तो ज़िंदगी क्या है? पा लेने की बेचैनी और खो देने का डर, बस यही है ज़िंदगी का सफ़र। तो इसलिए मेरा मानना ये कि भाई अपॉर्चुनिटी है, उसको जियो, खुश रहो, हर पल जियो। वी डोंट नो आवर नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट मिनट। जैसे मैंने बोला ना कि ज़िंदगी क्या, प्रेजेंट ज़िंदगी है। जो चला गया पल वो ज़िंदगी नहीं है, जो आएगा वो ज़िंदगी नहीं है। आप और मैं बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ज़िंदगी। जी सर। तो इसलिए इसको जियो। सर आप इतने सरल हैं और एक बिग बॉस जैसा रियलिटी शो के लिए आप कैसे मान गए? रियलिटी शो तो मैंने ढेर सारे किए हैं। तो बिग बॉस मैंने किया जब मैंने घर खरीदा था ये। उसकी EMI वगैरह थी, बोले कि भाई इतना MG दे देंगे, ये कर देंगे, तो मैंने हाँ कर दिया। और मैंने बिग बॉस कभी पहले भी नहीं देखा था और अब भी नहीं देखा है। 1-2 एपिसोड मैंने जब खरीद गया था उसका 1-2 एपिसोड फॉलो किया था। जी। तो मैं शो इसलिए करता था शुरुआत में कि भाई एक तो रियलिटी शो से आपको प्रसिद्धि मिलती है, दूसरा आपको पैसा मिलता है। जी। तो मैं इसलिए करता था। अब बाकी वो सब झूठ बोलेंगे कि टैलेंट दिखाना, जैसे बिग बॉस में मेरे को कंटेस्टेंट थे या दूसरे शो में थे, वो सब कहते थे कि भाई मैं चाहता हूँ टैलेंट बाहर आए, शायद उनके नज़रिए से हो, मगर मैं इसीलिए गया था कि भाई घर की EMI पूरी हो जाएगी, अगर इतना हो गया तो और 2 पैसे में ये थोड़ा प्रसिद्ध भी हो जाऊँगा। तो ये शो था। तो आपको ऐसा लगता है कि आपका वो जो डिसीजन था वो सही था? हाँ, वो सही था उस टाइम। तो आज के दिन में अगर ये बिग बॉस होता तो शायद आज के दिन में नहीं करता, क्योंकि अब वो शो चेंज हो गया। अब उसमें खासकर जो नए बच्चे आते हैं, इन्फ्लुएंसर ज़्यादा आते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो फॉलोअर बनाने के लिए उसके लिए कुछ भी कर लेते हैं, झगड़ा भी करते हैं, फिर ढेर सारी चीज़ें करते हैं। तो शायद आजकल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। पहले के बिग बॉस में और अब के बिग बॉस में क्या फ़र्क है? जैसे कि आपने मेंशन किया कि अभी इन्फ्लुएंसर आते हैं, पहले टीवी एक्टर्स आते थे, तो उनका इम्पैक्ट पड़ता है शो पे कि अब सिर्फ TRP के लिए की जाती है चीज़ें? TRP के लिए की जाती है। यहाँ पे मेकर कोई इंडियन देखते कि भाई किसका प्रोफाइल बन रहा है, किसका गिर रहा है, शो का स्तर क्या क्या, कुछ नहीं, वो सिर्फ TRP चाहिए। वो सब मशीन बने हुए हैं कंप्यूटर की तरह, उसकी वो रोबोट की तरह। दे वो सिर्फ TRP के लिए करे, जो TRP देगा। बिग बॉस में जैसे 13-14 दिमाग होते हैं अलग अलग तरीके के, हमारा दिमाग एक, हमारे में से बेस्ट होगा उसको रखेंगे। तो पहले का फ़र्क ये हो गया है कि एक गाड़ी होती है मर्सिडीज, एक गाड़ी होती है बेसिक सी मारुति 800। दोनों गाड़ियाँ, दोनों सब कुछ है, मगर वो क्लास का फ़र्क है। मर्सिडीज ने 130-35 साल से अपनी क्लास, अपनी क्वालिटी बरकरार रखी है। मारुति ने डिफरेंट रखी है, मगर गाड़ी वो भी है। अगर उसमें बैठोगे तो फिर आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा कि भाई क्या ये है और क्या ये है। तो शो का स्तर डिफरेंट हो गया आजकल दर्शक भी डिफरेंट हो गए हैं, टाइम भी डिफरेंट हो गया, शो भी डिफरेंट हो गया। क्योंकि आजकल तो क्या कि टीवी देखता कौन है, जो घर की महिलाएं बस वही रह गई जी। बाकी तो सब OTT ये सब आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत अच्छी बात है, मगर टेक्नोलॉजी हमें पतन की ओर लेके जा रही है। आजकल घर में जो 2-4 हैं वो सब अजनबी रहते हैं, परिवार कहाँ रहता है। पहले क्या होता था कि ना फ़ोन था, ना बाकी चीज़ें थी। आजकल घर में 5 है तो 5 उल्लू की तरह लगे रहेंगे, कोई किसी को जानता नहीं, कोई किसी को पहचानता नहीं, किसी का उसमें ही है। तो ये क्या कि टेक्नोलॉजी, हम सोच रहे थे कि भाई बहुत अच्छी जगह हमें लेके आई, मगर टेक्नोलॉजी हमें वापस लेके जा रही है। पहले अंगूठा लगाते थे, फिर साइन करना सीखे, और टेक्नोलॉजी फिर से अंगूठा भी ले आई। और अंगूठे पे लेके आई ना तो बहुत खतरनाक वे में लेके आई है कि डिफरेंट वे में। बाकी ठीक है, अब के अनुसार अब का स्तर ठीक है। जो आजकल मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, एक क्लिप देखता हूँ, तो आजकल के हिसाब से सब वो कर रहे हैं। मेरा मानना है कि कोई गलत नहीं है, सब अलग है, सबका नज़रिया अलग है। एंड वी कैन नॉट जज एनीवन एंड वी शुड नॉट, कि अभी कौन पता नहीं क्या फेस कर रहा है, क्या फेस कर रही है। तो अपने हिसाब से सब अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दे हैव राइट्स। सो बिग बॉस की बात करूँ तो बिग बॉस के घर पे ही आप पायल जी से मिले थे, उनके सेट पे ही आई गेस? ना, नहीं, मैं पायल जी से मिला था, पहले शो मिला था सर्वाइवर में। अच्छा। बिग बॉस में पायल जी मुझे सिर्फ एक दिन के लिए मिलने आए थे। बिग बॉस पायल जी ने बहुत पहले किया होगा, मैंने सीजन 7 किया है। हाँ जी सर, पर बिग बॉस एक बिग बॉस ही था जहाँ से आप दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी। जैसे उन्होंने बिग बॉस किया, उनको भी फेम बिग बॉस से मिला था, और आधे से ज़्यादा लोग आपको बिग बॉस के थ्रू ही जानने लगे थे। तो ये लव स्टोरी कैसे शुरुआत हुई थी? मैं पायल जी से मिला था पहली बार आगरा मथुरा हाईवे पे। अच्छा। मैं कुछ लड़के आ रहा था आगरा से, और पहले गाड़ी ऐसी होती थी, मिट्टी उट्टी फाइनेंस की गाड़ी ऐसे रहती थी।
इनकी मैनेजर और ये सब आ रहे थे, इनके PR वीआर होंगे, इन्हें कोई शो मथुरा के पास एक गाड़ी खराब हो रखी थी, तो ये मदद करने का पहले बहुत रहता था, उसके कारण कहीं नुकसान भी उठाया, कहीं फ़ायदा भी हुआ है। तो एक लड़के ने बोला कि ऐसे ऐसे गाड़ी वो है, तो पब्लिक थी वहाँ पे, हमने इनकी उसको वो करके इनको लिफ्ट दिया था। तो पायल जी ने बोला गाड़ी इतनी साफ़ रहती है, मिट्टी उट्टी थी उसमें, तो मैंने बोला तो ज़्यादा साफ़ नहीं, तो इससे ज़्यादा ही साफ़ रहती है। तो कोई बात नहीं, इनको हमने होटल ड्रॉप कर दिया, और होटल एयरपोर्ट पता नहीं कहाँ ड्रॉप किया, और फिर कट्टू हम शो में मिले सर्वाइवर में। 11 सेलिब्रिटी उसमें 11 कॉमनर थे, तो हम 11 सेलिब्रिटी का अलग उस पे थे। तो मैंने कहा दुनिया कितनी गोल है, तो वहाँ पे हम मिले थे जी। तो सर ये कैसे, मतलब 14 साल हो गए हैं आपके रिलेशनशिप को, शादी 3 साल पहले हुई, तो कैसे मैनेज किया इतना? मतलब आज के टाइम की अगर अब मैं बात करूँ तो प्यार कुछ टाइम तक ही लोगों का रहता है, अब 14 साल एक दूसरे के साथ कैसा रहा? आजकल वाले बच्चे तो पहले कोई कुछ गलती होती थी ना, लोग श्राप देते थे। हाँ। आजकल वो डिजिटल श्राप देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। समझ रहे हो ना? तो पहले श्राप होता था कि भाई ये श्राप दे रहे हैं, ये सतयुग होता था जी। और आजकल क्या डिजिटल श्राप है कि भाई आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। मैं नॉर्थ हूँ, साउथ है, और जो अलग हैं यही आकर्षण है कि हम साथ में, अपोजिट अट्रैक्ट। अगर हम एक जैसे होते, सेम होते, तो ये बात बन ही नहीं पाती। मैंने कई शो किए हैं, कई हमारे एक डांस का शो किया था हमने, नच बलिए जी। तो तब मैं बारात में डांस नहीं कर सकता था, मगर एकता को तब मैं चाहिए था, मतलब ऐसे करना था उनको शो। तो वो शो किया, तो उसमें कई कपल थे, नाम लेना नहीं चाहूँगा। वो कपल पूरा दिन हाथ पैर चाटते रहते थे एक दूसरे के। तो मैं कहता था यार तुम तो कमाल हो यार, आपको नहाने की जरूरत भी नहीं है यार, डस्ट वस्ट कहाँ लगेगा। इतने लबी डबी प्यार वार दिखाते रहते थे। वो शो ख़त्म हुआ और वो सिर्फ शो के लिए आए थे एग्रीमेंट बना के, और सब कपल वपल साइड। मतलब उसमें नच बलिए में जैसे 7 कपल थे, सीजन 7 था जी। तो 3 कपल ऐसे थे जो शो ख़त्म हुआ, कपल ख़त्म हो गए, 3 जी। और 2 तो बहुत फेमस कपल थे, तीसरा नाम आप जानते भी हो तीनों के नाम। तो फिर मैंने कहा जो सही रिलेशन होगा ना, उसमें 2 बर्तन रहेंगे तो आवाज़ आएगी साथ में, लड़ते रहेंगे झगड़ते रहेंगे। अब मेरा नेचर डिफरेंट है, पायल जी का डिफरेंट है, मैं बहुत शांत स्वभाव इंसान हूँ, वो भी अपने हिसाब से शांत स्वभाव का इंसान है। उनको तो क्योंकि हम एक दूसरे को वही देखेंगे तो क्या होता है, दूसरी थाली में ज़्यादा घी दिखता है, उसको लगेगा कि वो सही नहीं, उसको लगेगा वो सही नहीं है। तो इसलिए आई लुक ओनली पॉजिटिविटी और अपॉर्चुनिटी इन पर्सन, इन एनीथिंग, और कहीं भी कि भाई मैं सकारात्मकता देखता हूँ, सामने वाला भी कहता है सकारात्मकता देखते हैं, ठीक है भैया गाड़ी चल रही है। कई बार किसी का नेचर थोड़ा सा ज़्यादा आक्रामक हो जाता है, कई बार जी किसी का नेचर शांत होता है, तो चल रहा है सब। सर रिसेंटली आपकी और पायल जी की डिवोर्स की खबर बाहर आ गई थी, जो कि आग की तरह फैल चुकी थी। तो जब आपको पता चला कि, मतलब आपका क्या रिएक्शन था इस पे? हमारी एनिवर्सरी होने वाली है और मैं रात 11 बजे मेरी PR ने ऐसे मैसेज किया मुझे, एक ने, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई न्यूज़, मैंने कहा अच्छा, तो मैं कुछ ज़्यादा सोचा नहीं और मैं सो गया। सुबह तक देखा तो कई दोस्तों के कई उनके मैसेज आए हुए हैं और पूरा इंटरनेट भर गया है, पूरे न्यूज़ चैनल पे ये खबर चल रही है, सब कुछ है। तो पहले 12-13 साल पहले होते थे, कोई कमेंट भी करता था बुरा लगता था, अब चमड़ी मोटी हो गई है। तो फिर मैंने वर्कआउट करके आराम से वो करके बात करके देख के, और फिर मैंने उस खबर को थोड़ा डिनाई किया, एक फ़ोटो डाला, एक ट्वीट किया, इंस्टाग्राम पे डाला। तो अपने PR से बात करके, इनसे बात करके, तो क्या है कि घर वाले या आपके रिलेटिव, आपके दोस्तों प्रभावित होते हैं, मगर हमें तो पता है कि भाई मीडिया, सोशल मीडिया आज के दिन बहुत पावरफुल है और बहुत खतरनाक भी है। एक शेर है, शेर की पूंछ पकड़ रखी है, अगर वो छोड़ेंगे तो खाएगा, पकड़े रहेंगे तो घसीटेगा। तो फिर मैंने कहा चलो भाई ठीक है, जो इनका है वो ठीक है, घर वालों को इसको मैंने कर दिया, जब किया तो थोड़ा उसका वो आया, मगर जो मैंने रिएक्शन दिया बाद में वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा जितना ज़्यादा डिवोर्स वाला बढ़ा। ये तो होता है कि सच को हमेशा सबूत देना पड़ता है, तो इसलिए चलता है भैया प्रोसेस। दोस्त ने मदद की उसमें। तो पायल जी का डिफरेंट है, जो बोले भैया आप
जो करते हो डिफरेंट है। मैंने जो स्टार्टअप किए हैं खाने का या फिटनेस का, जो मुझे ध्यान में रखे किए थे, मैं उन्हें फोकस करूँगा। ठीक है भाई, आपकी मर्जी है। उन्होंने रिज़ाइन दिया, और रिज़ाइन फिर जो टीम थी मेरी, मैंने कहा ठीक है भैया रिज़ाइन देना चाह रहे हैं, एक्सेप्ट कर लो जी। एक्सेप्ट हो गया। और वो कट्टू इन्होंने इंस्टाग्राम पे डाल दिया। इंस्टाग्राम पे डाल दिया तो भैया, और डाल के मैं सबको फॉलो करता हूँ। उनका तुम उसको फॉलो कर रहे हो, उनको फॉलो कर रहे हो, हालांकि बोला नहीं, ठीक है भाई। तो उन्होंने थोड़े से और खुश होंगे तो मुझे अनफॉलो कर दिया। और डाल के तो फिर क्या हुआ कि फिर तो भैया आग जल रही है और उसमें आपने फिर फूंक भी मार दी, तेल तो डला ही हुआ है जी। तो वह सब हो गया। फिर मैंने उसमें अब मेरी बड़ी बहन को, उनका नाम सुनीता सिंह है, तो उनको फिर मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई आप डायरेक्टर बन जाओ। उनको डायरेक्टर बनवाया, सारी चीज़ें की। अब इसको हम डिफरेंट वे में लेके जाएंगे। तो क्या है कि गलत वो नहीं है, वो अलग है। तो मैं क्या बोलता हूँ, पायल जी के विचार हैं, वो बहुत पढ़े लिखे, गुजरात बोर्ड टॉपर हैं। उनके फादर भी बहुत पढ़े लिखे हैं, IIT कानपुर टॉपर। उनके दादाजी बहुत टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे पूरे इंडिया के। मदर बहुत पढ़ी लिखी है, ब्रदर बहुत पढ़े लिखे हैं। हम जो पढ़ के आए हैं बड़ा डिफरेंट पढ़ लिख के आए हैं भैया। हम बहुत देसी आदमी, हम तो वो थे कि 33% आ गए तो भाई ऐसा लगता था कि आज जंग जीत ली, घर वाले पीटेंगे नहीं तो। और हम तो वो स्टूडेंट थे भाई, घर वाले पीटते थे, पड़ोसी पीटते थे, स्कूल में मास्टर पीटते थे, फिर घर वाले पीटते थे। हमें आज तक ये नहीं पता कि स्ट्रेस क्या, एंग्जाइटी क्या, डिप्रेशन क्या है। आज भी मैं कहता हूँ, शिक्षक को उसकी छड़ी लौटा दीजिए, शिक्षक देश में अनुशासन लौटा दे। तो वो हम वहाँ से आए। मगर फिर मैंने सीखा बहुत। जिंदगी में नॉलेजेबल होना पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई तो हमारी खराब हो गई है। जब मैकोले आया था, हमारे जब अंग्रेजों के हम गुलाम नहीं थे, उससे पहले मैकोले आया था कि भारत को गुलाम करना है तो शिक्षा पद्धति तोड़ो। मैं गुरुकुल में पढ़ा, गुरुकुल होते थे, आश्रम होते थे, वो तोड़ दिए, स्कूल बना दिए। अब स्कूल में आपको कॉपी मिलेगी, किताब मिलेगी, पानी बोतल मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी, पढ़ाई के लिए ट्यूशन बाहर लगवा लो। और डिफरेंट तरीके से पढ़ाई होती है जी। मैं नहीं कहूँगा सब अलग है, सब गलत है, मगर कुछ ना कुछ तो डिफरेंट है। तो वो हो गया। तो मैं सीख के बहुत आया हूँ, जिंदगी ने बहुत सिखाया। कहते हैं कि सीखना बन तो जीतना बन। तो एक्चुअली मैं शिक्षित हूँ, पढ़े लिखे साक्षर हैं। मैंने MA किया वैसे लटक के हिस्ट्री से। अच्छा सर, अगर मैं बात करूँ पायल जी की और आपके बीच में, अगर कोई एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है? भाई एक चीज़ कॉमन हम दोनों में क्या, कि हम दोनों जल्दी सोते जल्दी उठते हैं। वो तो बहुत जल्दी सोते हैं, मैं थोड़ा फिर भी लेट हो जाता हूँ। दोनों वर्कआउट करते हैं, अलग अलग करते हैं मगर एक साथ नहीं। तो बाकी मुझे लगता है कि यही चीज़ को आप थोड़ा कॉमन कह सकते हैं, हल्का फुल्का। बाकी तो मुझे लग रहा है नहीं कि कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है। फिर तो मैं देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि भाई कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है, इसी कारण हम साथ में। सर, अगर ऐसा कोई मोमेंट है आपकी लाइफ का जो आपको ऐसा लगता है कि ये आपके और पायल जी की बेस्ट मोमेंट रही है लाइफ की, वो क्या है? बेस्ट मोमेंट तो ढेर सारे हैं। पायल जी को मुझे कुछ भी हो जाता है, कुछ भी होता है, जैसे उनकी ज़िंदगी मेरे से शुरू होती, मेरे ख़त्म होती। मैं इनका अकेला दोस्त हूँ, वो किसी के दोस्त नहीं है। और मेरे सब दोस्त हैं, मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं। ये बहुत तरीके से कोई मुझे गाली दे, कुछ कहता है तो मैं कहता हूँ चलो यार अच्छी बात है, ठीक कह रहा हो, सुधार कर लेंगे, ठीक कह रहे हो, सुधार कर लेंगे। तो जब मैं सर्वाइवर शो में वोटिंग आउट हो रहा था, तब मैंने देखा तो पायल जी को लगा कि वो मेरे कारण में उसके कारण बाहर गया हूँ। और वो मोमेंट वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। वहाँ पे हम मिले और फिर तभी प्रपोज हुआ, तभी चीज़ें हुई। तो कई बार हम मिले हैं और कई बार देखा है। तो लाइफ में कई बार बेस्ट मोमेंट भी आते हैं, वर्स्ट मोमेंट भी आते हैं। तो बहुत कई बेस्ट मोमेंट भी हैं और कई वर्स्ट मोमेंट भी हैं। कई बार ऐसे लगता है नहीं यार कैसे निभ सकती, फिर कई यार लगता है नहीं यार दूर भी नहीं ले सकते। तो वो तभी रिलेशनशिप है। सर, आज की रिलेशनशिप बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि इंटर्नशिप की तरह चले तो बहुत ही अच्छी चलती है, नहीं तो नहीं चलती है। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रॉब्लम है यहाँ रिलेशनशिप में? आजकल के बच्चे हैं ना, रिलेशनशिप वो एक कमिटमेंट के साथ नहीं आते, वो सिचुएशनशिप के साथ आते हैं। कि भाई सिचुएशन आज अच्छी है तो आप रिलेशन है, सिचुएशन कल चेंज होगी तो रिलेशन नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई
सिचुएशन रिलेशन के हिसाब से नहीं होगी। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि भाई आप एक संबंध बनाते हो, तो किसी की ज़िंदगी में पहला इंसान बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी की ज़िंदगी में आखिरी इंसान बनना इंपॉर्टेंट है। जी सर। और किसी भी लड़के लड़की से आप मिलते हो तो भैया ये मत सोचो कि उसके कौन दोस्त थे, कि कौन की ज़िंदगी में था नहीं था। जिस दिन से आप जिससे मिलते हो आपकी ज़िंदगी उसी दिन से शुरू होती है। जी। तो ये काफ़ी जो पढ़े लिखे बच्चे वो समझते नहीं हैं। अब आजकल के बच्चे का तो हाल ही बुरा है, कोई सांप से कटवा रहा है, कोई धक्के दे रहा है, कोई सीमेंट में चिनवा रहा है, कोई मर्डर कर रहा है। तो मतलब ये मतलब आजकल तो बहुत कलरफुल सा मामला है। जी सर। पहले शादी होती थी तो लड़की वाले डरते थे, लड़की भी डरती थी, पता नहीं घर कैसा है, परिवार कैसा, लड़का कैसा है। अब लड़के डर रहे हैं। आजकल उल्टा हो गया है, लड़के वाले डरते हैं, जी। फिर लड़का डरता है, फिर बाकी डरते। कहीं ने इश्तिहार दे दिया कि भाई पहले कोई इसके दोस्त हो या कुछ हो। तो बता दो तुम्हें, मैं हैरान हो गया हूँ कि भाई जमाना चेंज तो होगा मगर इतना जल्दी चेंज होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मैं नहीं कह रहा कि लड़कियाँ खराब हैं या लड़के खराब है, वो माहौल ऐसा बना लिया हमने। पहले क्या होता था कि हम सोचते थे कि भाई दूसरी बहन बेटी हमारी बहन बेटी, हम तो उसी से बड़े हुए हैं कि भाई अगर कोई लड़की हमारे कारण किसी को रास्ता बदलना पड़ रहा है तो गली के कुत्ते में और हमारे को फ़र्क नहीं है, वो तो फिर भी वफादार है, हम तो फिर उससे भी जायल हैं। अब आजकल माहौल चेंज हो गया है, पहले लड़कियां डरती थी, आजकल लड़के डर रहे हैं। तो सिचुएशन डिफरेंट हो गई। तो मैं इन बच्चों को कहना चाहूँगा कि भाई अपना फोकस रखो अच्छा कार्य करने पे और सीखो चीज़ें, देखो एक दूसरे का जो अनुभव उसका फ़ायदा लो। ये नहीं कि ज़िंदगी में कुछ करने के लिए है ना, टारगेट के लिए आप बाज बनो मगर धोखेबाज मत बनो। बाज यानी गिद्ध, उसकी नज़र बहुत फोकस होती है। ज़िंदगी में भैया जो आपका फोकस है उसके हासिल करने के लिए बाज बनो मगर धोखेबाज नहीं बनना, धोखेबाज नहीं बनना। तो वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। वो जो लड़का लड़की वैल्यूज से बड़े होंगे ना, तो शिक्षित होंगे एक्चुअली, वो सब इन पे नहीं रहेंगे, थोड़ा दूर रहेंगे। वेल सर, एक और खबर सामने आई थी कि आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तो उसका क्या अभी क्या चल रहा है वो? देखिए, एक औरत में एक इंसान से एक ही कम गुण होता है, वो कि वो माँ लिमिटेड टाइम तक बन सकती है। इंसान तो 80 साल की एज में पिताजी बन जाएगा, बाप बन जाएगा। अब हमें देखा रिसेंटली अल पचीनो का देखा है, बाकी का देखा, तो वो हमने सोचा था कि भाई सरोगेसी करें मगर कानून को किसी ने मिसयूज़ किया होगा कि डॉक्टरों से मिले। अब डॉक्टरों में भी काफ़ी बदमाश हैं, कुछ शरीफ हैं तो काफ़ी बदमाश हैं। तो प्लान कर रहे हैं लीगली हिसाब से कि कैसे क्या हो सकता है, किस तरीके से कर सकते हैं जी। तो खोज जो प्रक्रिया वो प्रोसेस जारी है कि अभी किस हिसाब से क्या करें, क्योंकि अडॉप्शन का भी डिफरेंट है अपने यहाँ पे, उसको भी किसी ने मिसयूज़ किया होगा तो उसका प्रोसेस भी लंबा है, मगर लगे हुए देखते किस हिसाब से क्या होगा। वेल लास्टली अपने फैंस को क्या कहना चाहोगे जो इतना प्यार देते हैं आपको? देखो, मैं तो फैंस नहीं मानता, मैं मानता हूँ कि भाई सब परिवार हैं। तो मैं आप सब के लिए एक एडवाइस लेके आया हूँ कि ज़िंदगी में हम सब की हार वो नहीं है कि भैया हमें दुनिया नहीं पहचानती या कोई नहीं जानता पहचानता। हमारी हार वो है कि हम खुद को नहीं पहचानते। शेर और चीता कितने ताकतवर हो मगर भेड़िया कभी सर्कस में परफॉर्म नहीं कर सकता। वो जानता कि वो भेड़िया है, उसके बच्चे कोई उठा के दिखा दो तहस नहस कर देगा। तो भैया अपनी काबिलियत पे, अपने उस पर भरोसा रखो। कोई भी मंजिल है, कोई भी लक्ष्य है, उस चीज़ को आप हासिल कर सकते हो। और हमारी ज़िंदगी किसी दूसरे के कुछ कहने से या प्रतिक्रिया से हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारा अस्तित्व बनेगा हमारे कर्म से, हमारी सोच से। पॉजिटिव सोचो और नेवर एवर गिव अप, और हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो, यही लाइफ है। पीस ऑफ माइंड है ना, वो सबसे कीमती है एज कंपेयर आपकी बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बड़ी बड़ी घड़ियों से, बड़े बड़े अच्छे मोबाइल से या किसी से भी। शांति में रहो और अपने माता पिता के ज़रूर पैर छुओ भैया। माता पिता जो एक्चुअली मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा इंसान ने बनाए हैं, ये भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु जी से इनमें नहीं बसते। माता पिता में भगवान है, आपके गुरु में भगवान है। उनकी इज्जत करो, उनके पैर छुओ। जब तक वो इस धरती पे तो समझ लो भैया आपको किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। उनके पैर छुए कुछ भी मांग लो, आपको हर चीज़ मिल जाएगी। और मेहनत करो, कभी भी मेहनत से जी मत चुराओ। चाहे आपको कोई कुछ कहे, कुछ कहता रहे, तो मेरा मानना ये है कि भाई सच्चाई परेशान सकती है, पराजित नहीं। लगे रहो। और किसी इंसान से नहीं बन रही ना, तो याद रखो
जूता और इंसान तकलीफ दे रहे हैं ना, समझ लो कि भाई आपके नाप के नहीं है। जब जूते और इंसान से थोड़ी तकलीफ हो रही है आपको, तो समझ जाओ आपके नाप के हैं नहीं, अपने नाप का कुछ हो कर लो। यानी इंसानों चुनो जिनके साथ आपको लगे कि आपका फ्यूचर है, और वी मैच्योर विद डैमेज नॉट एज। जो गलती वो नहीं है कि भाई हमने कुछ खो दिया, गलती वो है जिससे हमने कुछ सीखा नहीं। और ज़िंदगी में कोई सफलता असफलता कुछ नहीं है, हम सबको वही जाना, वही दफन हो जाना, वही जलना है, वही सब कुछ होना है। उससे पहले ज़िंदगी में कलर भरना है, तो खूबसूरती कलर भरो, खुश रहो। नमस्ते। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात कर बहुत ही अच्छा लगा। मिलते रहेंगे जी थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते, मैं हूँ संग्राम सिंह, और भैया आप सब मुझे देख रहे हैं इंस्टेंट बॉलीवुड पर।